लेकिन इस बार बीजेपी वहाँ तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि चौथे नंबर पर पहुंच गई है। जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनको भी बीजेपी से ज़्यादा वोट मिले हैं। और जो कुल 116 नगरपालिकाओं के जो नतीजे आए हैं उसमें 116 में 64 नगरपालिकाओं में कांग्रेस को बहुमत मिला है। 26 नगरपालिकाओं की स्थिति ये है कि वहाँ किसी को बहुमत नहीं है, त्रिशंकु की स्थिति है। और मैक्सिमम नगरपालिका जो 26 हैं उनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। सिर्फ 14 नगरपालिकाएं हैं जहां बीआरएस को जीत मिली है, जबकि पिछले चुनाव में तकरीबन 90 से ज़्यादा नगरपालिकाओं पर बीआरएस का कब्जा था। और बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 4-5 नगरपालिका ही आ पाई हैं। जो आप ये सोच लीजिए कि कहाँ कांग्रेस करीब 90 मेयर बनाने की स्थिति में, चेयरमैन बनाने की स्थिति में, और बीजेपी जो कांग्रेस का विकल्प अपने आप को बता रही थी वो सिर्फ 4 नगरपालिकाओं में अपना चेयरमैन बनाने की स्थिति में आ पाई है। और उसी तरीके से जो 7 नगर निगम है, 7 नगर निगम में कांग्रेस को 5 नगर निगम में बहुमत मिला है। और 2 नगर निगम जहां बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं लेकिन बीजेपी वहां पर भी बहुमत पर नहीं पहुंच पाई है। अगर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन होता है तभी बीजेपी वहां अपना मेयर बना पाएगी, नहीं तो बीजेपी के लिए एक भी नगर निगम, क्योंकि ये माना जाता है जो बड़े शहर हैं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वही सीटें मिली थी, चाहे वो करीमनगर की हो चाहे महबूब नगर की सीटें हो, और वहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है लेकिन बहुमत वहां पर भी नहीं मिला है। और टोटल यदि वार्ड्स की बात की जाए तो तकरीबन 2900 वार्ड हैं और 2900 वार्ड में से 1537 वार्ड में कांग्रेस को जीत मिली है। दूसरे नंबर पर बीआरएस है जिसको 700 से ज्यादा वार्ड्स में जीत मिली है, और 781। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो बीजेपी की है, बीजेपी को मिले 336 वार्ड में जीत मिली है। और बीजेपी से ज्यादा वहाँ निर्दलीय और अन्य जो छोटी पार्टियां हैं वो 342 वार्डों में जीती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति जो बोल रही थी कि भाई इस चुनाव में हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, लोकसभा चुनाव से जो मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था वो रिवर्स गियर में चला गया है। और कांग्रेस लगातार तेलंगाना में जिस तरीके से मजबूत हो रही है वो साफ साफ इस चुनाव में भी दिखाई दिया है कि अधिकतर चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे वार्ड हो, वहां कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली है। जबरदस्त जीत मिली है। और ये जो विकल्प की एक संभावना तलाश रही थी भारतीय जनता पार्टी, और लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आपने बताया कि उसको लग भी रहा था, तो वो चौथे नंबर पर, यानी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी संख्या भी बीजेपी से ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी इस जानकारी के लिए। और पूरा जो ताजा अपडेट है वो ये है कि वहां पर कुल वार्ड्स जितने हैं और उनमें 2900 से ज्यादा वार्ड्स हैं, जिसमें लगभग 1550 वार्ड्स पर कांग्रेस पार्टी, यानी आधे से ज्यादा वार्ड्स में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। उसके बाद बीआरएस का नंबर आता है और फिर निर्दलीय है, फिर भारतीय जनता पार्टी। और 7 नगर निगमों में, 5 नगर निगमों में अपना मेयर बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी दिलचस्प बात कही है अविनाश जी ने कि 2 नगर निगम में बीजेपी को सीटें तो मिली लेकिन वो AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी से अगर गठबंधन कर पाएंगे तभी जाकर उनकी सरकार वहां अपना मेयर वो बना पाएंगे। खैर बीजेपी कर भी सकती है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे समझौते किए हैं सरकार बनाने के लिए, मेयर बनाने के लिए तमाम जगहों पर। लेकिन अमलेदु जी, जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे परिणाम, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस की बात तो नहीं करते हैं, थोड़ी देर पहले आपने एक जो सरकारी प्रसारक है, दूरदर्शन है, प्रसार भारती जिसको कहते हैं, प्रसार भारती बना दिया गया है बोर्ड, वहां जो खबरें आ रही थी बहुत हैरान करने वाली थी कि किस तरह से वहां ऐसी खबरें भी वहां आ सकती हैं। हाँ, जरा बता ही दीजिए अब आप क्या है। वैसे तो हम लोग नहीं दूसरे मीडिया की करते हैं लेकिन वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसकी चर्चा हमको करनी चाहिए। पब्लिक ब्रॉडकास्टर है समीर जी, और वहाँ से कॉपीराइट फ्री कंटेंट जो है वो तमाम न्यूज़ चैनल्स और उनको दिया जाता है। पीवी शब्द के नाम से उनकी एक सर्विस है, और वो जो ट्वीट कर रही है वो कह रही है कि तेलंगाना निकाय चुनाव में बीजेपी और बीआरएस ने दमदार प्रदर्शन किया। उसका स्क्रीनशॉट जो है हम लोग दिखा सकते हैं, और क्या लिख रही है ये भी आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, वो कल का ट्वीट है, लेकिन कल जिस समय ये किया गया होगा उस समय तक लगभग नतीजे आ चुके थे, सब परिणाम आ चुके थे, उस समय परिणाम आ चुके थे। और एक बार हम देखते हैं स्क्रीन पर वो स्क्रीनशॉट, आपको भी दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और ये लिख रहा है प्रसार भारती शब्द, पीवी शब्द नाम से उसका ये ट्विटर हैंडल है कि तेलंगाना निकाय चुनाव में बीजेपी और बीआरएस ने दमदार प्रदर्शन दर्ज किया है। बीजेपी 75 वार्डों में विजयी रही जबकि बीआरएस ने 292 वार्डों में जीत हासिल कर मजबूत बढ़त बनाई। कई अन्य जिलों और नगर निगमों में भी दोनों दलों की प्रभावशाली मौजूदगी देखने को मिली।
कॉपीराइट फ्री कंटेंट पाएं केवल पीबी शब्द पर अभी रजिस्टर करेंगे, तो उनका विज्ञापन है। और वैसे अब इसको ये कौन लेगा, जहां पर आधी से ज्यादा वार्डों में चुनाव जीत रही है कांग्रेस पार्टी, उसका नामो निशान नहीं है, नाम तक नहीं। मतलब 2900 में से 1537 जो है वो जीत रही है, उसके अब आप जिक्र नहीं कर रहे हैं। और 75 वार्डों में 3000 में से अगर बीजेपी जीत गई तो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा दमदार प्रदर्शन किया है। ऐसा लग रहा है कि यही दो पार्टियां वहां मुकाबले में रही हैं। ऐसा लग रहा है वहीं वहां ये दो ही पार्टियां हैं और कांग्रेस वहां है ही नहीं। तो आप समझिए किस तरीके से, मतलब निजी चैनलों को तो कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया है, वो तो कहा ही जा रहा है, लेकिन महागोदी तो ये सरकारी हो गया है। टैक्स पेयर्स के पैसे से, हमारे और आपके पैसे से जो चल रहा है संस्थान, वो किस तरीके की फेक न्यूज ही तो इसको कहेंगे, वो फेक न्यूज दे रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इस जमाने में जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने न दिया जाए, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अगर कहें कि सरकार की नीतियां सही नहीं है तो उनका भाषण ही निकाल दिया जाए कार्यवाही से, वहां ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उस सरकार के अधीन ये संस्था अगर काम कर रही है, उसको टैक्स पेयर्स के पैसों की कोई चिंता नहीं है, वो चाहे जो न्यूज दे। सीधे सीधे ये किस तरीके से वहां खबर दी जा रही है कि दमदार प्रदर्शन किया है भारतीय जनता, अच्छा बीआरएस से भी पहले बीजेपी का भी नाम उसमें दिया जा रहा है। जो अभी बताया हमारे साथी अविनाश ने, पूरा जो डेटा उनके पास है चुनाव नतीजों का, कि बता रहे हैं कि चौथे नंबर पर बीजेपी है, पहले और दूसरे पर, पहले पर कांग्रेस, दूसरे पर बीआरएस, तीसरे पर निर्दलीय और चौथे नंबर पर बीजेपी। लेकिन प्रसार भारती की निगाह में बीजेपी और बीआरएस ने दमदार प्रदर्शन किया है और तीसरी कोई पार्टी नहीं। तीसरी कोई पार्टी नहीं है। अरे तो यही कह रहे थे भाई, एआईएमआईएम ने बहुत दमदार प्रदर्शन किया है। उनसे तो अच्छा है, उनसे तो अच्छा ही है। तो लेकिन बहुत हैरानी की बात है, पर जो भी है ये नतीजे, जो आधिकारिक नतीजे हैं वो यही है जो हमने आपको बताए हैं। और वहां परिणाम निकल गए हैं। 7 नगर निगम है जिनमें 5 में कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। इन नतीजों से खुश होकर या उत्साहित होकर कल कहा भी रेवंत रेड्डी ने, हमने जी उनका एक बयान में पढ़ रहा था कि विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें और लोकसभा में 15 से ज्यादा सीटें हम ले आएंगे। जाहिर सी बात है, उत्साहित होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल उत्साहित होना चाहिए। और समझिए, देखिए अभी इससे पहले वहाँ जो थे वो चुनाव हुए थे रूरल बॉडीज के, जी हाँ। उसमें भी क्लीन स्वीप था कांग्रेस का, क्लीन स्वीप था। और अब ये अरविंद का तो यानी अब लोकल बॉडीज और मतलब रूरल और अर्बन दोनों में कांग्रेस का क्लीन स्वीप है, एक तरीके से समझा सकता है। तो अगर रेवंत रेड्डी ये दावा कर रहे हैं कि 100 सीट वो ले आएंगे विधानसभा में और 15 सीट ले आएंगे लोकसभा में, तो ये दावा कहीं से भी गलत दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल ये दावा नहीं गलत नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नगर के जो निकाय चुनाव हैं और गांव के जो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव हैं, दोनों में दमदार प्रदर्शन किया है। तो ये दावा वो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उत्साहित होना ही चाहिए। अविनाश जी के पास शायद कुछ और जानकारी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2020 में जो पिछले चुनाव हुए थे, उन चुनाव में बीजेपी को 293 सीटें मिली थी। जब ये बीजेपी खुद कहती थी कि भाई हम वहां कमजोर स्थिति में, वार्डों में उस समय बीजेपी 293 वार्ड जीत कर आई थी। तब ये मतलब अभी सभी लोग बोलते थे बीजेपी कमजोर है। और अब जब बीजेपी वहां अपने आप को कांग्रेस का विकल्प बता रही है, तब वहां की स्थिति क्या है, 335 सीटें, यानी तकरीबन 40 सीटें बस खाली। हाँ मतलब एक तरीके से देखा जाए, अब ये मान के चले कि बीजेपी को शायद पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ गए इस बार, क्योंकि इस बार तो मान के चल रहे थे कि वो कांग्रेस से ज्यादा आगे निकलेंगे, तो इस बार शायद पैसे ज्यादा खर्च किए, तो उसका नतीजा दिखाया से 30-40। हैदराबाद में मेयर का चुनाव जीत रहे। एक बात है, इस बार मोदी जी नहीं गए थे ना असल में वहां प्रचार करने के लिए, तो इसलिए सीटें कम आई हैं। पिछली बार मोदी जी पहुंच गए थे कोरोना काल में, याद होगा। हाँ नहीं, पिछली बार तो जो सीएम थे, तमाम राज्यों के सीएम, वो तमाम राज्यों के सीएम पहुंचे थे, इसलिए 293 सीटें रह गई थी। इस बार कोई नहीं गया तो सीटों की संख्या कुछ बढ़ गई है। और दूसरा यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास पिछली बार 569 वार्डों में जीत मिली थी, जो इस बार बढ़कर 1537 हो गई है। तो आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस ने 5 साल में कितना गेन किया है, 3 गुना हो गई सीटें। और बीजेपी जो जब वहां एक तरीके से देखा जाए, ये आमतौर पर ये माना ही नहीं जाता था कि जमीन पर पार्टी है, बस खाली 1-2 शहरों में वो पार्टी थी, तब वो 293 सीट लेके आती है। और इस बार जब वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रही है,
विधानसभा में तो वो नहीं है मुख्य विपक्षी पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसके आधार पर वो अपने आप को वहाँ मुख्य विपक्षी दल मानते हैं। और उन नतीजों को भी यदि हम देखें तो बीजेपी अब जो 6 साल पुरानी स्थिति थी वो वहीं दोबारा से पहुंच गए हैं, और एक तरीके से तेलंगाना की जो जनता है उसने पूरी तरीके से बीजेपी को खारिज कर दिया। जी बिल्कुल। तो 6 साल पहले, 5 साल पहले जहां पर वो थे आज भी वहीं पर हैं, और कांग्रेस ने 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी की है, बीआरएस उतनी ही नीचे गई है। यानी वहां जो इसका एक नटशेल में अगर कहें तो वहाँ मुख्य मुकाबला अभी भी, यानी मुकाबला तो नहीं है लेकिन नज़दीकी मुकाबला, लेकिन अगर देखा जाए तो नंबर 2 पर बीआरएस है। यानी लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस की है। भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, ये कहा जा सकता है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, वहाँ ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को पूरी तरीके से जनता ने खारिज कर दिया है, और बहुत तगड़ा झटका जो है वहाँ लगा है बीजेपी को, ये समझा जा सकता है समीर जी। और इसको लेकर कांग्रेस ने जो है वो एक ट्वीट किया है वहाँ के चुनाव परिणाम को लेकर, वो भी हम लोग अपनी टीम से कहेंगे वो चीज़ दिखाया जा सकता है, और जो क्या लिखा है जी बिल्कुल। ये कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना चुनाव को लेकर जो लिखा है उस ट्वीट को देखते हैं कि तेलंगाना के लोगों ने एक मत होकर अपनी बात रखी है। तेलंगाना म्यूनिसिपल चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत, विकास, जवाबदेही और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास पर आधारित शासन का पक्का समर्थन है। ये बड़ा जनादेश कांग्रेस की उन नीतियों पर भरोसा को दिखाता है जो किसानों, युवाओं, महिलाओं और सबसे कमजोर लोगों को प्राथमिकता देती हैं। हम हर वोटर और सपोर्टर का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे। ये जीत तेलंगाना के हर नागरिक को समर्पित है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन जी, टीपीसीसी प्रेसिडेंट, वहाँ पर उनको सीनियर नेता और कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को दिल से बधाई, जिनकी मेहनत और लगन से ये प्रेरणा देने वाली जीत मुमकिन हुई है। कांग्रेस पार्टी ने ये बधाई दी है, ट्वीट किया है। तेलंगाना में निकाय चुनाव में जो बम्पर जीत हासिल हुई है कांग्रेस पार्टी को, और वहाँ पर आधे से ज़्यादा वार्ड्स में जीत हुई है, जो नगर उसमें निकायों में है, शहरी निकायों में, और इसके अलावा जो 7 नगर निगम है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें 5 नगर निगम में भी कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। यानी उसको इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं कि उसके मेयर बन सकते हैं। केवल 2 जगह पर कहा जाए कि वहाँ मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली है। हाँ, केवल 2 जगह पर है कि मेजॉरिटी वहाँ किसी को नहीं मिली है, ये है, और 7 में से 5 पे जो है कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है। तो एक बड़ी जीत कांग्रेस की शहरी क्षेत्रों में भी तेलंगाना में देखी जा रही है। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी जीत है तेलंगाना में, और इस जीत को लेकर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उत्साहित हैं, और उससे पहले पंचायत चुनाव में भी जीत हासिल हुई थी। तो ये एक बड़ी जीत है, लेकिन वहाँ आप विकल्प के रूप में खुद को देख रही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली भी खबर है कि वही लगभग रह गई जहाँ वो 5-6 साल पहले, जब वहाँ वो एक तरीके से एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी, और अब स्थिति ये है कि वो अपने को विकल्प के रूप में देख रही है। बावजूद इसके तब भी वही थी और आज भी लगभग वही है। खैर, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं। वहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन, एक पुल का, सड़क का उद्घाटन वहाँ कर रहे हैं, और वहाँ पहुँचे हुए हैं। उम्मीद, चूंकि असम में आने वाले दिनों में चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये उम्मीद जताई है। ये विजुअल्स है जहां पर उन्होंने तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। असम में चुनाव है तो इधर बीच कई परियोजनाएं, वहां उनका उद्घाटन होगा ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये उम्मीद जताई कि शायद पास में ही मणिपुर भी है, वहाँ भी जाए, चूँकि वहाँ लगभग 1 साल राष्ट्रपति शासन रहने के बाद पिछले दिनों फिर से सरकार बनाई बीजेपी ने, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हिंसा वहाँ उसी तरीके से जारी है जैसे पहले हो रही थी। तो उसको लेकर उम्मीद जताई कि शायद पहुँचे। पवन खेड़ा ने एक ट्वीट भी किया है, उसको भी देखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों को पूरा करेंगे प्रधानमंत्री, या फिर जिस तरह से विपक्ष को इग्नोर करते हैं उनकी इस उम्मीद को भी इग्नोर कर देंगे? हाँ देखिए, प्रधानमंत्री से उम्मीदें लोग ज़्यादा ही लगा लेते हैं, इतनी नहीं लगानी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों इतनी उम्मीद लगा लेते हैं। भाई, प्रधानमंत्री 2 साल के बाद तो मणिपुर तब पहुंचे थे जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तब तो वो बोलने के लिए पहुंचे, नाम लेने के लिए पहुंचे। और मणिपुर का माँ भी तब निकला जब विपक्ष वॉकआउट कर गया। उससे पहले 1.5 घंटा बोल लिए, यानी कहाँ की बातें कर लिए, और मणिपुर का माँ उनके मुख से नहीं निकला, उसके बाद भी नहीं निकला है। तो ये इस तरीके से, लेकिन कांग्रेस जो उनसे उम्मीदें कर रही है, मुझे लगता है कि इस तरह की उम्मीद प्रधानमंत्री से नहीं करनी चाहिए कि वो मणिपुर जाएंगे। अभी वहाँ राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है, नई सरकार
सरकार बीजेपी की बन गई है, लेकिन जैसे ही नई सरकार बनती है वहाँ फिर से जो है हिंसा शुरू हो जाती है। तो यानी कि जड़ में जो है वहाँ बीजेपी है, उस हिंसा की जड़ में, ये बात समझ में आ रही है समीर जी। जी नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो अगर उम्मीद जता रही है कांग्रेस पार्टी, तो प्रधानमंत्री को एक बार जाना चाहिए, शायद उनके जाने से वहां स्थिति बदल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बहुत मुश्किल है कि वहां जा हो, क्योंकि उनको मणिपुर पर चर्चा के लिए, मणिपुर पर बात करें, कुछ जवाब दे दें, इसके लिए तो अविश्वास प्रस्ताव बुलाना पड़ा संसद में। मणिपुर जाएंगे कैसे? यहां तक कि चुनाव के दौरान भी नहीं गए, अगल बगल के राज्यों से घूम कर आ गए। मेघालय नहीं गए। 70 सालों में पहली बार हुआ कि मोदी जी जो थे प्रधानमंत्री की हैसियत से जहाँ चुनाव हो रहा था उस राज्य में गए ही नहीं, चरण नहीं पड़े उनके। और लोकसभा चुनाव के दौरान हाँ नहीं गए। और वरना तो 18 घंटे काम करते हैं बीजेपी के लिए, उसके बावजूद जो थे वो मेघालय नहीं गए। तो ये 70 सालों में पहली बार हुआ। जी बिल्कुल। तो देखते हैं क्या लिखा है। पवन खेड़ा ने क्या उम्मीद जताई है, और उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया है और लिख रहे हैं कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें मालूम है कि चुनावी राज्य हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को इस तरह त्याग नहीं देना चाहिए। यह राज्य 2023 से जल रहा था और अब यह दोबारा जल उठा है। आप आज असम में ही हैं, वहां से मणिपुर बस 1 घंटे की दूरी पर है। कृपया वहां भी जाने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री की उपस्थिति मणिपुर के हमारे लोगों को कुछ भरोसा दिला सकती है। आपकी चुनावी व्यस्तता के बीच इसे आसान बनाने के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल के लिए आपकी फ्लाइट भी बुक कर दी है। आपको बस हवाई जहाज में चढ़ना है। चूंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपकी टिकट यहां शेयर कर रहा हूं। कृपया इसका इस्तेमाल कर लें और दिखाएं कि सच में पीएम केयर्स सच में पीएम केयर्स। और समीर जी, ये गुवाहाटी से इम्फाल का टिकट भी उन्होंने जो है बुक कर दिया है प्रधानमंत्री के लिए। मिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट ए जो है बिजनेस क्लास का किया है, बिजनेस क्लास का किया गुवाहाटी से इम्फाल का। और आज शाम का 3:55 का ये है, और 3:55 पर जाएगी और 16:55 पर वहाँ पहुँचेगी। और PNR नंबर है YNL9VT एयर इंडिया एक्सप्रेस, गुवाहाटी एयर इंडिया से भेज रहे हैं गुवाहाटी टू इम्फाल। तो पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री का टिकट भी जो है करवा दिया। प्रधानमंत्री को अपनी जेब से वो पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट क्लास का उनका टिकट करा दिया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री उनका ये पैसा बर्बाद ही करवाएंगे, हमें ये लग रहा है। पता नहीं ये रिफंड वाला किया है उन्होंने या नहीं किया है। बहरहाल जाते हैं या नहीं जाते हैं अब ये देखना होगा। और 3-3:30 बजे जबकि ये फ्लाइट है, अगर प्रधानमंत्री पवन खेड़ा की इस टिकट पर जाते हैं इम्फाल, तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन ये उम्मीद जताई है कि पास में 1 घंटे की दूरी है, वहां से चले जाएं, क्योंकि 3 साल से जल रहा है मणिपुर और मणिपुर प्रधानमंत्री जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये विपक्ष लगातार कह रहा है। और इधर जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों से भी एक खलबली मची हुई है, राहुल गांधी ने जिस तरह से चर्चा की मांग की है तमाम मुद्दों पर, उसको लेकर किस तरह की खलबली मची हुई है देखने में आ रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका के साथ जो डील हुई है, उस डील पर अब सड़कों पर उतर रहे हैं किसान भी, तमाम श्रमिक संगठन उतर ही चुके हैं। ये मुद्दा सरकार के लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स की बड़ी चर्चा हो रही है। एप्स्टीन फाइल पर यहां नाम आने के बाद हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी किस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं और पछतावा जता रहे हैं कि 4 बार जाने के बावजूद हम कुछ कर न पाए। बतलाइए किस तरीके की ये शर्मिंदगी वाला बयान है, लेकिन यहां दे रहे हैं। पर नॉर्वे में पूर्व प्रधानमंत्री को आज अरेस्ट कर लिया गया है, उनका भी केवल नाम ही आया था। हाँ, केवल उनका नाम ही आया था। तो गिरफ्तारियां तो समीर जी यहाँ भी होंगी। अब कब होती हैं ये देखना है बस। चूंकि एप्स्टीन की फाइल में अगर नाम आ रहे हैं तो ये बेसबब तो नहीं आ रहे हैं। तो और जब ये नाम आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन जो यूएस के, अमेरिका के साथ भारत की डील हुई है और कहा जा रहा है बार बार, इसके लिए प्रधानमंत्री के नाम के साथ ही तुक मिला दिया गया है कि नरेंद्र सरेंडर, उसको लेकर यूं ही नहीं कहा जा रहा है। कपास को और कपड़ों को लेकर यह बताया जा रहा है कि भारत के जो कपास उत्पादक हैं, कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, उनको बड़ा फायदा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक वीडियो ट्वीट किया है और बताया है उन्होंने कि किस तरीके से ये कपास उत्पादकों की भी कमर तोड़ देगा। किसानों को, हर क्षेत्र के किसानों को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। देखते हैं राहुल गांधी ने क्या उसमें कहा है और क्या लिख रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो टैक्स इंपोज किया है अमेरिका ने, उससे भारत के किसानों को कैसा नुकसान होने वाला है। वहां एक एक बयान ये बताया जा रहा है कि बड़ा फायदा होगा। और यही नहीं,
इन चीजों से डरे कितना है अमलेंदु जी? उधर तो निशिकांत दुबे ले आए हैं प्रस्ताव कि इनको निकाल बाहर किया जाए, कभी संसद पहुंच ही ना पाए, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। इधर देर रात केंद्रीय मंत्रियों से ट्वीट करवाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आधी आधी रात बेचारे मंत्री जो है जग जग कर ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो आधी आधी रात में जो समीर जी ये ट्वीट करने पड़ रहे हैं मंत्रियों को कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी के झूठ से तुम्हारी नींद क्यों खराब हो जा रही है? सवाल तो ये ना। झूठ बोल रहे हैं तो आप संसद में बताइए उनको झूठ बोल रहे हैं ना। आप तो ये भी कह रहे थे कि एप्स्टीन फाइल्स पर उनके पास कोई वो तथ्य नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। राहुल गांधी ने वहीं खड़े होकर कह दिया कि मेरे पास अभी सारे तथ्य रखे हुए हैं, तो फिर वहां कहना पड़ा स्पीकर को कि नहीं, रहने दीजिए, जरूरत नहीं है देने की। तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उस डील जो हुई है उसी के आधार पर, कोई अलग से नहीं कह रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं उनको। उन्होंने आज सुबह सुबह वो ट्वीट किया है अपना वीडियो बनाकर और बताया है कि कैसे इस डील से हमारे किसानों को नुकसान होने वाला है, किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। वैसे ही कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इस डील के बाद उनका क्या होगा वो बता रहे हैं। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। तो ये किस तरीके से ये डील कपास उत्पादकों को, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बर्बाद करेगी, और कपास उत्पादकों को, उन किसानों को जो कपास पैदा करते हैं, कपास की खेती करते हैं, उनको कैसे बर्बाद करेगी। चूंकि बांग्लादेश वैसे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ काफ़ी बड़ी है, अमेरिका वहाँ से 0% पर लेगा और हमसे 18% पर लेगा, कहाँ compete कर पाएंगे। और जब टेक्सटाइल उद्योग खतरे में रहेगा तो फिर कपास क्या होगा? कपच जी, जब टेक्सटाइल उद्योग खतरे में रहेगा तो कपास क्या करेगा? वैसे ही कपास की कमर जो है वो बीटी कॉटन बीज जो है वो तोड़ चुका है। रही सही कसर जो है अभी बाहर से आएगा वो पूरी कर देगा। तो ये हमारे किसान की आप कमर तोड़ कर रख देंगे, और किसान की कमर टूटेगी समीर जी अगर, तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर टूटेगी। बिल्कुल। आप देखिए भदोही का कालीन कारोबार किस तरीके से बिल्कुल चौपट हो गया। बनारसी साड़ियों का कारोबार एकदम चौपट हो चुका है। साउथ का जो कॉटन का कारोबार है वो एकदम चौपट हो चुका है। तो ये सब तो मोदी जी के आने के बाद चौपट हो ही चुका है। तो रही सही कसर जो बची है उसको ये ट्रेड डील जो है वो खत्म कर देगी और 18% का टैरिफ खत्म कर देगा। हालांकि पीयूष गोयल का दावा है कि बांग्लादेश की तरीके से 0% टैरिफ जो है टैरिफ जो है वो हो जाएगा। अरे हो जब जाएगा तब जाएगा, अभी तो 18% है ना, आपने स्वीकार कर लिया है। ये हिसाब तौर पर दिखाया जा सकता है। जी बिल्कुल। और किस तरीके से यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कपास किसान, इन दोनों को कैसे तबाह करने की एक चाल चली गई है या कोशिश की गई है, ये इस डील से दिखाई पड़ रहा है। सीधे सीधे वो बता रहे हैं राहुल गांधी, और इन तमाम चीज़ों के लिए कहा जा रहा है, देर रात ट्वीट कर रहे हैं मंत्री लोग कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें क्या झूठ है? ये 18% टैरिफ तो ले रहा है, बांग्लादेश से 0% पर ले रहा है। जब हमारा कपड़ा और बांग्लादेश का जाएगा तो जाहिर सी बात है कि किसका सस्ता होगा?
बांग्लादेश का होगा, और कोई भी व्यक्ति वही सामान सस्ता खरीदेगा या महंगा खरीदेगा, इसमें कौन सा बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का ज्ञान लगाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें दबाव में की गई हैं, विपक्ष का ये आरोप है। और उसी तरीके से किसान, जो चाहे वो डेयरी सेक्टर हो, दूसरे कृषि क्षेत्र हो, उन सब को किस तरीके से नुकसान होगा। कल भी किसान संगठनों से, किसानों से भी मुलाकात की राहुल गांधी ने, और मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उसको भी देखते हैं कि क्या लिखा है उसमें, कैसे जो किसान संगठन के लोग हैं। एक बात और है अमलेंदु जी, हमने देखा कि कुछ नेताओं से, किसानों के नेताओं से कहा गया कि आप लोग विपक्ष के नेता से मिलने के हो गए, आपको सरकार से मिलना चाहिए। क्या सरकार ने डील करने से पहले हमसे नहीं पूछा, कृषि कानून ले आई, तब हमारी बात नहीं मानी, अब हमारी बात हो क्या मानेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी बात हम क्या मानेंगे, ये भी कहा। और किसानों से जो बातचीत हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है समीर जी। और किसानों से जो बातचीत हुई उसमें एक तो ये कहा है कि ये समझौता नहीं है, बल्कि इन्होंने जो है अन्नदाताओं की आजीविका पर हमला किया है। नरेंद्र सरेंडर जो है, ये भी फिर से राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया। वो वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से उनकी किसानों के साथ बातचीत हुई। ये है वो विजुअल्स हैं जो किसान नेता, किसान संगठनों के लोग यहाँ पर उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये कल का है, और लिखा है इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कि नरेंद्र सरेंडर मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है और किसान ये बात समझ चुके हैं। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उनकी चिंता साफ दिखी। महंगाई, बढ़ती लागत और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को भारी सब्सिडी और मशीनी ताकत से लैस विदेशी फसलों के सामने बिना तैयारी खड़ा किया जा रहा है। कुछ भी हो जाए, मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके साथ खड़े हैं। ये ट्वीट भी है। उस वीडियो को भी देखते हैं कि किसान संगठनों के लोग, जो किसान नेता हैं, वो लोग कह क्या रहे हैं, किस तरह की चिंताएं जता रहे हैं। उसमें इस वीडियो में वो बात सुनाई भी पड़ रही है। We are here about this Indo-US treaty. That's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They have very large farms. They're heavily subsidized, sir, from diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है, और हमारे यहाँ का खेती का मेन है। मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया, 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर हैं, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज़ है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफ़गानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। एप्पल ऑलरेडी ईरान से पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल आया, जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफ़ी उसमें भी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ये आया तो हमारा टोटल जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारा क्या है सर, 50% जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इसी से जनरेट होती है, टोटल इस एप्पल इंडस्ट्री से, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री से। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered about the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो US डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा।
पहले एग्रीकल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाजा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। तो ये तमाम किसान अलग अलग राज्यों से, चाहे वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, मध्य प्रदेश के हों, और बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश से ही आते हैं कृषि मंत्री। अब वहाँ के किसान बता रहे हैं कैसे सोयाबीन, मक्का, जो दाल, जो मुख्य फसलें हैं वो कैसे तबाह हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं कैसे तबाह हो जाएंगी फसलें। और शिवराज सिंह चौहान भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी झूठे हैं, किसानों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। तो ये भाई ये तो किसान ही बता रहे हैं, इसमें राहुल गांधी क्या। राहुल क्या 17 किसान संगठन है, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। तो अब कौन झूठा है कौन सच्चा है ये तो जानते हैं। अच्छा, ये मतलब झूठ के कारोबार पे किसी और का भी कॉपीराइट हो सकता है बीजेपी के अलावा क्या? ये तो बड़ी चुनौती मिल जाएगी अगर राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं। तो जिस पे बीजेपी का कॉपीराइट है उस पर कोई दूसरा कैसे दावा कर सकता है? ये तो बड़ा संकट की बात हो जाएगी समीर जी, अगर राहुल गांधी भी झूठ बोलने लग जाए तो। हाँ, लेकिन कह तो रहे पीयूष गोयल कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और आधी रात में चक्कर कह रहे हैं। उनसे क्या, अब ये पता नहीं उनको आधी रात को ही टाइम मिला या उनसे कहा गया कि आप इमीडिएटली इसको ट्वीट करिए। तो मैं, क्योंकि कल किसानों से मिले थे और आज राहुल गांधी लिख रहे हैं कि कैसे कपास इंडस्ट्री तबाह होने वाली है, तो पीयूष गोयल को भी सुन लेते हैं कि क्यों बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। Friends, Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. You can see them taking the microphone around, recording the interaction, probably based on a predetermined script, because every claim they have made is false. Let me now do a reality check on Rahulji's fakery and expose him and his friends for misguiding our innocent, hardworking Annadatas whose interests have been fully protected by the Modi government in the India-US trade deal. When I say fully protected, I say it on record and with तो पीयूष गोयल बता रहे हैं, और उनसे देर रात का ये ट्वीट है जब वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद वो ट्वीट भी कर रहे हैं, अब उसको अंग्रेजी में कर रहे हैं। किसानों की बात है, सेना की बात है, एप्स्टीन फाइल्स की बात है, राहुल गांधी ने संसद में जो मुद्दे उठाए हैं तो उनको झूठ और एक फेक नैरेटिव, और बता रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के लिए काम करने वाले जो एनजीओ हैं उनके कंधे पर बंदूक रखकर कह रहे हैं जो कुछ भी उन्होंने कहा हो। लेकिन ये किसानों के साथ जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये किसान लोग हैं जो आकर उनको बता रहे हैं कि इस डील से हमारा क्या नुकसान होने वाला है। और वही बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी कि हम इसको लेकर पूरा लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ हैं और पूरा समर्थन हमारा आपकी इस लड़ाई में है। लेकिन पीयूष गोयल को ज़रूरत पड़ रही है, वो पता नहीं किसानों को ये बात, ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या फिर कहीं और ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि भाई अमित शाह तो और प्रधानमंत्री तो हिंदी को इतना महत्व देते हैं। हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हालांकि वो कहीं और अगर मैसेज पहुँचाना चाहते भी होंगे तो जिनका तरफ आपका इशारा है महामानव की तरफ, तो अंग्रेजी तो उनको भी नहीं आती है तो अंग्रेजी में किसको संदेश पहुंचाना चाहते हैं? बहरहाल जिसको भी संदेश देना चाहते हो पीयूष गोयल साहब, अब चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देने वाले जो हैं वो देश के किसानों को हिंदी में बता भी नहीं सकते कि आपके हित सुरक्षित है, अंग्रेजी में बता रहे हैं। तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। बिल्कुल, अब अंग्रेजी में बताना पड़ रहा है उनको कि किसानों को कि आपका हित कैसे सुरक्षित है। अब उनको किसानों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि रात का समय आधी रात का है, डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं, जिसको भी बता रहे हो, लेकिन उनके
उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है? कांग्रेस के सांसद हैं सुखदेव भगत, सुन लेते हैं, वो बता रहे हैं। पूरा पोस्टमार्टम किया है उन्होंने पीयूष गोयल की इस जो बयान उन्होंने देर रात जारी किया है, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 500 अरब डॉलर के जो उन्होंने रखा है, मतलब 46 अरब डॉलर में हमें हर साल ये करने हैं। अपने यूरोपियन यूनियन से भी आपने साइन किया है, तो कौन सी वस्तुएं होंगी, किन चीजों को आप इंपोर्ट करेंगे, कैसे उनके लिए मार्केट खुला है। टैरिफ की जो बात है, अगर 6 टाइम ज्यादा जो पहले से जो हुआ करता था, और एक सॉवरेन कंट्री को वो डिक्टेट करें, ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं कि अगर आप रूस से खरीदेंगे तो आपको फिर हम 50% पे ले जाएंगे, आप पे पेनाल्टी देना पड़ेगा, एक्सेस पेनाल्टी देना पड़ेगा। और तो और जितने भी ऑयल सेक्टर है उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया कि आपको कहां से तेल परचेज करने हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि एक सॉवरेन कंट्री किसी से वो ट्रंप गाइड कर रहे हैं? एक दूसरी बात, जो किसानों की जो स्थिति है, यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स कम है, सब्सिडी कम है, और जिस अनुपात में अमेरिका उनको सब्सिडी देती है, उनके लिए जो मार्केट खोला जा रहा है, तो सरेंडर तो आपने किया है। एक दूसरी बात, बगल में भी जस्ट आप देखा होगा कि बांग्लादेश, ये पूरे सेक्टर जो है, चाइना की बात करें, हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, ये टेक्सटाइल में बहुत रिच हुआ करते हैं, लेकिन बांग्लादेश को आपने जीरो टैरिफ लगाया है, और हमारे यहाँ आप 18% है, तो हमारे लोग कैसे कम्पीट करेंगे? वो सेक्टर बड़ा सेक्टर है। दूसरी बात है, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो किसानों की जो हालत है, और जिन चीजों को इंपोर्ट करने का और एक्सपोर्ट करने का जो लिस्ट सूची आप देख लें, तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी चीजें आप किसानों को उनके ये पे भरोसे छोड़ दिए हैं हम लोग। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि, और ये सेक्टर, एक महत्वपूर्ण चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात मैं कहना चाहूंगा, उस पर भी इफेक्ट हमारा पड़ रहा है। डेटा के बारे, सारी चीजों के बारे में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा ही क्या, तो गुमराह हम लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार को सरेंडर की है और सरकार उनके जाल में फंस चुकी है, और उसको आपको एक आवरण देके इस प्रकार की वो चीजें कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई एग्रीमेंट, एक टेलीफोनिक मैसेज से एग्रीमेंट हुआ है, वो भी भारत के द्वारा नहीं पता चला, ट्रंप के ट्वीट से पता चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये, तो ये गुमराह कौन कर रहा है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हमारे फैसलों की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, यानी सरेंडर कर दिए हैं प्रधानमंत्री। सवाल ये उठाया जा रहा है, और किस तरीके से जो फायदे अमेरिका के फायदे में हो वो वहां पर क्लॉजेज रखे गए हैं, और भारत को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। कृषि क्षेत्र यहां पर पूरी तरीके से तबाह होने वाला है। वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहां देर रात जग कर तमाम नेता मंत्री जो ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये कल किसानों से मुलाकात की और आज कपास इंडस्ट्री को लेकर की इस डील से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, वो भी राहुल गांधी ने बिल्कुल बहुत ही व्यावहारिक तरीके से सरल भाषा में समझाया है। हाँ, बिल्कुल बहुत व्यावहारिक तरीके से सरल भाषा में समझाया है और ये भी समझा दिया है कि किसान किस तरीके से खतरे में है और खतरे में क्यों है। खतरे में इस सरकार की वजह से है, और इस सरकार ने क्यों खतरे में डाला है, अमेरिका से ट्रेड डील करके। अमेरिका से ट्रेड डील क्यों कर ली है, ये सदन में बता दिया था राहुल गांधी ने। कंप्रोमाइज है प्रधानमंत्री, क्यों कंप्रोमाइज है, किसकी वजह से है, तो अडानी और एपस्किन फाइल्स की वजह से कंप्रोमाइज है। ये राहुल गांधी का कहना, हमारा कहना नहीं है, बहुत स्पष्ट करना, राहुल गांधी का कहना है, वही उन्हीं की बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है। तो ये एक तरीके से समझिए, देखा जाए सरकार घिरी हुई है, और सरकार जो कर रही है उसको राहुल गांधी देश के सामने बिल्कुल खोल कर रख रहे हैं, और सरकार बेनकाब होती चली जा रही है। इसीलिए तमाम मंत्री जो है आधी रात जगकर कहते घूम रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको जवाब मिल रहा है। सुखदेव भगत को हम लोगों ने सुना, और कांग्रेस की सांसद है प्रणीति शिंदे, उनको भी सुनते हैं कि क्या है, क्यों झूठ कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह क्या रहे हैं जिसकी वजह से उनको झूठा बताया जा रहा है। सुनते हैं प्रणीति शिंदे को। मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन जी, ये जो डील है अमेरिका के साथ, जो ट्रेड डील है, उसे उस किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये किसान समझ नहीं पा रहे। तो राहुल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डील किसानों को कैसे अफेक्ट, हार्म करने वाला है। जब हम ज्वार इंपोर्ट करेंगे, जब हम सोयाबीन इंपोर्ट करेंगे, कपास इंपोर्ट करेंगे, ये चीजें हमारे यहाँ उगती है, तो इन किसानों का क्या होगा, और ये बेवजह इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है जब हमारे यहाँ ये उगती है। तो इसका बहुत बड़ा
नुकसान होने वाला है। किसान बलि राजा होता है, लेकिन ये बलि राजा को का बलि देने के लिए सरकार अड़ी हुई है। उनके पेट पे पैर देने की साजिश ये सरकार कर रही है। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है महाराष्ट्र, शोलापुर में, इचलकरंजी में, और टेक्सटाइल भी इंपोर्ट करने की क्या वजह, क्यों सौदा हो रहा है ये, क्यों मोदी जी इतने प्रेशर में आ रहे हैं? अगर एप्स्टीन नहीं है, अगर अदानी अंबानी नहीं है, तो क्या है कि हम देश का सौदा, किसानों का सौदा कर रहे हैं अमेरिका के साथ? क्यों झुक रहे हैं इनके सामने? तो क्यों झुक रहे हैं इनके सामने, अमेरिका के सामने, यही सवाल पूछा जा रहा है और उसकी वजह भी राहुल गांधी ने बताई है। और इसीलिए पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, तो उनके भाषण को ही एक्सपंज कर दिया। कल उन्होंने राज्यसभा में ये शिकायत भी की और कहा भी कि अगर आप उसको दोबारा से नहीं शामिल करेंगे, मुझे पब्लिक फोरम में उसको लाना पड़ेगा उस भाषण को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप सदन की कार्यवाही में शामिल न करें। हाँ बिल्कुल, बहुत सख्त आपत्ति जताई मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और ये भी कहा कि मेरा 50 साल का संसदीय जीवन है और मैंने अपने संसदीय जीवन में कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, और बिना मुझे सूचना दिए हुए, बिना मुझे बताए हुए वहाँ से पूरा का पूरा भाषण का अंश जो है, बड़ा हिस्सा जो है उड़ा दिया गया, मतलब स्पंज भी नहीं किया गया। अगर कोई संसदीय बात थी कुछ तो आप उसको स्पंज करते, लेकिन आपने उसको उड़ा दिया पूरा भाषण का हिस्सा, तो ये गंभीर बात है। जी बिल्कुल, तो उसमें उन्होंने बताया भी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कौन सा हिस्सा उड़ाया, जो उसमें मोदी सरकार की नीतियों की उन्होंने चर्चा की थी, उसकी आलोचना की थी, उससे हिस्से को ही उड़ा दिया गया। यानी संसद में केवल और केवल सरकार के पक्ष में, सरकार की तारीफ करने वाली बातें हों, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से। विपक्ष से भी यही उम्मीद है कि वो सरकार की तारीफ करे, तब तो ठीक है, तब बोलने भी दिया जाएगा, तब आपको आपका भाषण पूरा रखा भी जाएगा, नहीं तो न तो आपको बोलने दिया जाएगा, न ही आपका भाषण पूरा रखा जाएगा, भाषण भी काट दिया जाएगा, और मांग करेंगे आप उस पर चर्चा की बात करने की तो निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन अब बजट सत्र तो एक हिस्सा उसका हो ही गया, अब 9 मार्च से उसका दूसरा हिस्सा होना है। इन सवालों का जवाब विपक्ष मांग रहा है और अभी भी अड़ा हुआ है कि इनका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। क्या होता है देखते हैं। लेकिन इधर शंकराचार्य का मुद्दा एक बार फिर सतह पर आ गया है, और इसलिए आ गया है क्योंकि अब वो संगम की रेती से होते हुए पहुंच गया विधानसभा में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया कि शंकराचार्य के साथ संगम पर जो कुछ भी हुआ था, उनका जो अपमान किया गया था, वो सारा कुछ उनके निर्देश पर किया गया था। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। कल विधानसभा में शंकराचार्य को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना।
तो ये सीधे वो धमकी दे रहे हैं कि ये बात कह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ में हैं, हमारी बातें आप मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी कर सकते हैं। वो आप जैसा शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई सबसे बड़ा धर्माचार्य ही क्यों न हो। और ऐसा नहीं है कि वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे ऐरा गहरा, उनकी बातों का यही मतलब है कि हर कोई ऐरा गहरा शंकराचार्य नहीं हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 साल से भी कम हुआ है। और 2 अप्रैल 2024 को उनका जो जिस मठ के वो महंत हैं योगी आदित्यनाथ, और अभी भी महंत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के बावजूद उनके प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है कि अभी भी वो महंत बने हुए हैं और सारे कर्मकांड भी वहाँ पर जाकर करते हैं, खिचड़ी उसमें मकर संक्रांति पर और तमाम मौक़ों पर। उस मंदिर ने क्या ट्वीट किया है 2 अप्रैल 2024 को, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इन्हीं शंकराचार्य के बारे में। और लिखा है कि श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन किए। ये उन्हीं वही का ट्वीट है अमलेदु जी। और क्या कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए कि आप जब वो शंकराचार्य थे तो आपने क्यों उन पर लाठीचार्ज किया, क्यों FIR किया। हाँ, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, पता ही नहीं, उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, उस समय वो शंकराचार्य नहीं, उस समय शंकराचार्य नहीं थे, शंकराचार्य अब हैं, वो अब है शंकराचार्य, उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। तो आपको कुछ पता भी नहीं है और आप सीधे सीधे वो धमका रहे हैं कि हम जिसको चाहेंगे, जो हमारे खिलाफ आएगा उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल वही बात जैसे संसद में हो रहा है वैसे ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ये एक स्पष्ट पैटर्न है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने उस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है, ट्वीट भी किया है और उन्होंने एक बयान भी दिया है। बहुत लंबा ट्वीट है, उसमें लिख रहे हैं कि पहन ले कोई जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। तो ये बहुत सारी। एक और महत्वपूर्ण बात लिख रहे हैं कि जब जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं, जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा उनका पैसा कहाँ गया ये नहीं बताते हैं, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं, वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं।